छोटे से कुछ करने के लिए। अब वो भी पूंजी नहीं है, और वो भी पूंजी आप किसी से उधार लेने जाएंगे, किसी साहूकार से, तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा महीने का? 5%। 2 लाख रुपया लेकर आया तो महीने में कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो टेंशन तो ये रहेगा कि पहले 10,000 उसको दें या अपना घर चलाएं या कमाएं। तो कहता है ये झंझट में पड़ो ही मत। प्रशांत जी कहते हैं कि महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पे काम करने के लिए लोन देंगे, रोजगार करने के लिए। चौथा मुद्दा है जन सुराज का बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जो सबसे जरूरी बात है। एक बात आप सभी लोग समझ जाइएगा, मैं थोड़ी देर पहले शिक्षा की बात कर रहा था कि जिसके पास संसाधन है उनका बच्चा तो चला जाता है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं है उसका बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में। बंदी के फायदे नंबर 1 कि जितने भी पुलिस महकमे के लोग थे रिश्वत लूट लूट कर अमीर हो गए। फायदे नंबर 2, जो शराब माफिया हैं उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। फायदा नंबर 3, गरीब आदमी का जहरीला शराब पी पी कर मर गया। फायदा नंबर 4, जो जवान बच्चे हैं जो मुस्कुरा रहा है, इसके उम्र के बच्चे शहर में, बड़े शहरों में जाएंगे तो स्विगी और जोमेटो से फूड डिलीवरी करता है, यहाँ गांव में शराब डिलीवरी करता है। एकदम बकवास रहा, शराबबंदी 0 हो गया, फेल हो गया। सबसे बड़ा नुकसान, ये 4 जो मैं फायदा बोल रहा था, मैंने नुकसान बताया। सबसे बड़ा नुकसान, बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व की क्षति है प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। कितना साहब? 20,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष। प्रशांत जी कहते हैं जन सुराज की सरकार आएगी तो पहला काम मैं करूंगा कि शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, और शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे तो 20,000 करोड़ जो आएगा गवर्नमेंट को रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को मुख्य बजट में नहीं लाएंगे। उस 20,000 करोड़ रुपया को सिर्फ गरीब बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करेंगे। जब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक होगी, नेतरहाट जैसे स्कूल खुलेंगे उसमें जो समय लगेगा, तब तक गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था मुफ्त में की जाएगी। इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए एक बार प्रशांत की जोर दी, नहीं बजनी चाहिए। 5वां काम कहते हैं किसानों की खेती से बेहतर कमाई। आज किसान का क्या हालत है बिहार में, क्या दुर्दशा है, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबूजी के पास 20 बीघा जमीन के किसान हैं वो, लेकिन वो 20 बीघा जमीन जोत करके भी तकलीफ में रहे। और जबकि मैं पंजाब में जाकर के देखता हूं तो 20 बीघा जमीन जिसके पास है उसके दरवाजे पे 50 लाख की कार खड़ा है। कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसी की समस्या है। प्रशांत जी कहते हैं जब जैसे आप गोभी लगा रहे हैं, आप शिमला मिर्च लगा रहे हैं, बढ़िया किस्म का टमाटर लगा रहे हैं, तो उसका एक सिस्टम बना देंगे कि आपका इतना कट्ठा में है तो आपको इतना मजदूर का पैसा मिलेगा। अब आप मनरेगा से लिस्टेड मजदूर को अपने खेत में काम करवा लीजिए, हेलो, और उस मजदूर को मजदूरी सरकार दे देगी। कोई मुखिया जी और कोई वार्ड साहब आपसे 1 टका लेने नहीं आएंगे। समझ में आई बात? ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा तो किसान की पैदावार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, खुशियां आएंगी नहीं आएंगी। ये 5 काम है। तो मुखिया जी और वार्ड साहब को अमीर बनाने का जिम्मा आप ही ने ले रखा है कि इनका काम है, ये जाए नौकरी करें, व्यापार करें, दुकान चलाएं, फैक्ट्री चलाएं। ये नेतागिरी करने आए हैं जनता का सेवा करने के लिए, जनता को लूटने के लिए आए। देख लीजिए वार्ड साहब, अब इसमें ये कम जिम्मेवार हैं, आप ज्यादा जिम्मेवार हैं। आप वार्ड साहब, मुखिया जी और नेताजी के बात पे तो बड़ा हंस लिए। जब मैं आपसे सवाल 2-4 और पूछूंगा, सुनिए मेरी बात को। गलती खाली इन्हीं की नहीं है, गलती आपकी भी है कि नेता आपको ठगता है फिर भी आप बार बार ठगाते हैं। आप एक बार ठगा गए तो ठीक है, और आप दूसरी बार ठगा गए, तीसरी बार ठगा गए, तब किसकी गलती है? एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक अंगूठी है, ये मैं लेकर के आपके घर आया। क्या नाम है आपका सर? भिखारी सहनी जी। भिखारी सहनी जी के घर पे आया, बोला भाई जी फलाना ज्योतिष ने ये अंगूठी बना के दिया है, इसमें 50,000 का पत्थर लगा हुआ है, आपके बेटी का शादी तय हो जाएगा, आपका बेटा का नौकरी लग जाएगा, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। उल्टा सीधा 10-20 झूठ बोल करके मैंने आपको ये 15-20 हजार में बेच दिया।
और मैं चला गया दिल्ली। 2 महीने बाद आपको पता लगता है कि भाई ये तो नकली है, इसमें तो पत्थर है ही नहीं जो इन्होंने बताया था। तब आपको क्या करना चाहिए मेरे साथ? जब मैं अगली बार आऊं तो क्या करना चाहिए? पकड़ के कूटना चाहिए। गलत या सही? लठ लेकर के बैठना चाहिए कि अब आ जाइए, आपका मैं इलाज करता हूं धो करके। लेकिन होता क्या है, 5 साल बाद मैं फिर आऊंगा। सुनिए, 5 साल बाद नेता फिर आएगा, आपके घर में आएगा, आपके कन्ना पे हाथ डालेगा, कोने में लेकर जाएगा, कहेगा भिखारी भाई आप नहीं न पूछना, हम ही को ठग दिया था, हम तो बड़ा परेशान है, लाजे शर्म आपसे नहीं बतिया रहे थे, क्या कीजिएगा, इस बार असली लेकर आया हूँ, 10,000 में हो रहा है, रख लीजिए, ये एकदम ओरिजिनल है। आप भिखारी बाबू क्या कर रहे हैं? पीट नहीं रहे, यही तो समस्या है। भिखारी बाबू क्या कर रहे हैं? फिर से उससे ठगा जा रहे हैं। ठगा रहे हैं नहीं ठगा रहे हैं? ठगा रहे हैं कि नहीं ठगा रहे हैं? एक अभी का अभी साबित करूंगा। हेलो, सुनिए मेरी बात को। 2014 में मोदी जी मोतिहारी आए थे और आकर के उन्होंने क्या बोला था? भाइयों बहनों, अगली बार जब मोतिहारी आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से बने चीनी का चाय पी कर जाऊंगा। 2014 में मोतिहारी के जनता ने झोला भर भर के भाजपा को वोट दिया। राधा मोहन बाबू एमपी बने। अब सुनिए सुनिए, अभी बोल लेने दीजिए, आप ही की बात मैं बोल रहा हूं। सिर्फ एमपी नहीं बने, कृषि मंत्री बने, आपका मील चालू हुआ। अच्छा, ये जानने के बाद भी सुनिए, ये जानने के बाद भी आपने 2019 में उनको क्यों वोट दिया? जवाब दीजिए। जब आप जान रहे हैं कि मिल चालू नहीं हुआ, जो आदमी को वादा किया था वो वादा नहीं निभाया, फिर आपने 2019 में क्यों वोट दिया उनको? ना ना, वो बात का जवाब दी पहले हमरा के लोगों ने। सुनिए, अरे मोदी जी भी तो बोले थे चीनी का चाय पीऊंगा, तो मोदी भी तो झूठ बोल कर गए ना। वो डाकू है नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हल्दी गर्दी बुलवा के जाऊंगा आप लोगों को। कबड्डी में होता है ना हल्दी गर्दी बुलवाना, या तो आप मुझे बुलवा दीजिए, नहीं तो मैं आपको बुलवा दूंगा। मोदी जी ने 14 में बोला चीनी मिल खुलेगा, हमने वोट दिया, बहुत अच्छी बात है। जब चीनी मिल नहीं खुला तो 2019 में क्यों दिया? तब तो आप जीवन भर ठगाइएगा। जब आपको इतना भी नहीं समझ होगा तब तो कोई भी ठगेगा। इस सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। मैं भाजपा के वोटर से जब पूछता हूं कि भाई साहब 2014 में जब आपके वोट के ऊपर ठगा गए तो 2019 में क्यों दिए मोदी जी को वोट, भाजपा को वोट? तो लोग कहता है पता है क्या, सुबोध बाबू आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं देते भाजपा को तो लालू का जंगल राज आ जाता। तो कतनो खराब है भाजपा तो लालू जी से तो बढ़िया है ना। इसलिए हम लालू को, हम भाजपा को दिए। जब आप लोगों से पूछते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनसे पूछता हूं कि आप लालू को क्यों वोट देते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या करें, नहीं देंगे लालू को वोट तो भाजपा तो हम लोगों को जीने नहीं देगा। कुल मिला जुलाकर बिहार में विकास का राजनीति नहीं है, डर का राजनीति है। ये अब की बार खेती से बेहतर कमाई के लिए, अब की बार बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, अब की बार भ्रष्टाचार रोकने के लिए जनसुराज, एक मौका जनसुराज को देना चाहिए। जो मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको समझाया। जब मैं अपनी व्यापार से बाहर निकल के राजनीति में आया तो मेरे कुछ सुनी है ना, सुनी छोटी लड़की सके बच्चा सब जाओ तुम लोग घर। जब मैं अपने व्यापार से बाहर निकल करके आया राजनीति में, हेलो सुनिए, तो कुछ लोगों ने मेरे से बोला, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कि बिहार इतना बिगड़ा हुआ है, किसको ठीक करोगे? आपको एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपके भी दिमाग में लग रहा होगा कि बिहार बहुत बिगड़ा हुआ है, नहीं ठीक होगा। एक कहानी सुनाता हूं, समझिएगा। एक आदमी अपने 12 साल के बच्चे के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया, सी बीच पर। वहां पे बहुत सारी मछलियां बाहर
तड़प रही थी पानी में जाने के लिए। किसी कारण से वो बाहर आ गई होगी, बड़े वेव की वजह से या जिस भी कारण से था। उस बच्चा को बड़ा तरस आया। उस बच्चे ने कुछ मछली को उठा करके समंदर में फेंका। उसके फादर ने बोला, बेटा हजारों मछलियां हैं, तो किसकी जान बचाएगा? ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने एक मछली को उठाकर फेंका, बोला पापा इसका जान बचा लिया। दूसरे मछली को उठाकर फेंका, बोला पापा इसका जान बचा लिया। तीसरे मछली को उठाकर फेंका, पापा इसका जान बचा लिया। अरे जितने का जान बचा पाऊंगा, जितने का जान बचा सकता हूं, उतने का तो जान बचा लूं, या ये कहकर चला जाऊं कि बहुत प्रॉब्लम है। यही बात मैं आपको समझाने आया हूं। लोग नहीं समझेंगे, हम मिल करके समझाएंगे। प्रशांत जी समझाएं, मैं आज 100 लोगों को समझा रहा हूं, ये 100 लोग 1000 लोगों को समझाएंगे, और ये 1000 लोग मिलकर 10,000 लोगों को समझाएंगे, और इस पूरे बिहार से गंदगी की सफाई करके जन सुराज की सरकार बनाएंगे और एक नए बिहार का निर्माण करेंगे। आप सब लोग साथ देंगे। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूं और हमारे मेहमान, हमारे चकिया अनुमंडल के अभियान संयोजक श्री रविंद्र सिंह बिरवार जी 2 शब्द कहें और इस सभा को समाप्ति की तरफ लेकर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुबोध जी ने बहुत ओजस्वी भाषण दिया, बहुत ही मतलब था इन बातों का, जिसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका यहाँ आने के लिए समय निकालकर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, प्रशांत जी का जहाँ तक बात है, सुबोध जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 10-10 साल के लाइफ को वो जिए हैं। पहले 10 साल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में नौकरी की अमेरिका में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़े लोग की चाहत है। उसके 10 साल बाद उन्होंने चुनावी सलाहकार रहे, और ये तीसरा टेन्योर है 10 साल का, जिसमें वो चाह रहे हैं कि बिहार की दुर्दशा को सुधारा जाए। बिहार की दुर्दशा क्यों प्रशांत जी सुधारना चाहते हैं? प्रशांत जी बिहार की दुर्दशा को सिर्फ इसलिए सुधारना चाहते हैं कि प्रशांत जी खुद एक बिहारी हैं। बिहारी को जब गाली दी जाती है, गाली के रूप में बोला जाता है ये साला बिहारी है, तब प्रशांत जी को दिल में दर्द होता है। हमारे जैसे लोग, मैं भी दिल्ली में मेरा कारोबार है, दिल्ली में कारोबार छोड़ के अपने बेटे के हवाले करके मैं प्रशांत जी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हूं कि मैं एक मौका देख रहा हूं कि इतना सक्षम आदमी, इतना साहसी आदमी, इतना बिहार के प्रति दर्द रखने वाला आदमी दूसरा पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर के हम लोग साथ आ गए हैं, सब धंधा पानी छोड़ के। आप लोगों से ये समझाना है मुझे, बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी हैं, लेकिन बिहार 1965 तक की इन्होंने बोला। 1965 के पहले क्या था बिहार? जब हर्षवर्धन मौर्य काल, बिहार का, भारत का मौर्य काल चल रहा था, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस सोने चिड़िया की राजधानी कहां थी? मगध, पाटलिपुत्र। और बिहार में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जहां पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे। जिस बिहार में पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज पूरे विश्व में सबसे खराब है। तो आप देखिए, आप कहां थे और आप कहां आ गए हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि नहीं है? उसका कारण क्या है कि जो विश्व में सबसे ऊंचा शिक्षा स्थल था, वो सबसे खराब हो गया है। उसका कारण क्या है? प्रशांत जी ने इसीलिए
सब कुछ छोड़ के पद यात्रा शुरू की। वो जानना चाहते थे कि भाई बिहार की ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत आफ्टर ऑल है क्या। तो पेपर पे, कागज पे तो बिहार बहुत कुछ है, लेकिन जब जमीन पे हम लोग जाते हैं, पैदल चलते हैं, तो बहुत कुछ दिखता है। उदाहरण के तौर पे बिहार पूरा ओडीएफ है। लोटा लेके कोई सुबह मैदान नहीं जाता है, बिहार के पेपर्स में लिखा हुआ। लेकिन क्या ये हकीकत है? सुबह मर्दाने जाते हैं और शाम को औरतें जाती हैं। कितनी खराब बात है। विश्व कहां से कहां चला गया और बिहार अभी तक ओडीएफ नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत पेपर पे हो गया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रशांत जी को दिखे। उन्होंने देखा, जब गांव गांव वो जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भैया गांव में बुजुर्ग बा, गांव में औरत बा, गांव में छोट बच्चा लड़का सब पालन सन, लेकिन गांव के नौजवान कौन होइले नहीं थे। भाई गांव का नौजवान गया कहां? क्यों गया? 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए हमको पलायन करना पड़ा। हम बाहर गए तो एक पत्नी अपने पति से बिछड़ी, एक बाप अपने बेटा से और माता से बिछड़ा। किसी भी समय में दुख का घड़ी आ जाता है तो बेटा बेंगलोर में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, पंजाब में है, उसको आते आते बहुत देर हो जाती है। तो इसका कारण है क्या? शिक्षा। प्रशांत जी करीब 2 साल जब पैदल चले तो उनको 3 चीजें, युक्तियां सूझी कि 3 चीज अगर हम कर देंगे तो बिहार में इंप्रूवमेंट, बिहार में सुधार हो जाएगा। तो कौन सी 3 चीजें उन्होंने देखी? पहली चीज उन्होंने बोला कि भैया शिक्षा व्यवस्था बेकार बा। यहाँ के स्कूल में खिचड़ी खाएला लड़का सन जाता सन पिलुआ वाला, और कॉलेज में डिग्री बेचाता। कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई ना हो, वहां डिग्री मिल जाला, तो शिक्षा आई कहां से? तो पलायन के मेन कारण जन बा वो शिक्षा। अशिक्षित आदमी मजदूरी छोड़ के और क्या करे? तो अशिक्षित आदमी शिक्षित नहीं के हो पावा, उसे मजदूरी करे बाहर जाता। पलायन के पहला कारण होगा। जे लोग सक्षम बा वो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में देता, ना तो वो शिक्षा खातिर भी पलायन कर जाता। शिक्षा खातिर दिल्ली भेज देता लेकर के, शिक्षा खातिर कॉन्वेंट स्कूल में इन्हें उन्हें भेज देता। तो पलायन खाली मजदूरी खातिर नहीं खे। पलायन जे लोग बढ़िया बाहू कहता कि भाई हम तो बहुत ठीक हैं। भाई आप ठीक है तो आप अपने बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं भाई पढ़ाने के लिए, बोर्डिंग में रख रहे हैं। जो पढ़ लिख जा रहे हैं बिहार के बाहर, वो लड़के भी पलायन करके कहां नौकरी बाहर कर रहे हैं। तो प्रशांत जी का विजन क्या है? प्रशांत जी का दृष्टिकोण क्या है? प्रशांत जी का मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या सोचते हैं प्रशांत जी? प्रशांत जी सोचते हैं कि भैया जिस दिन तमिलनाडु का आदमी, जिस दिन पंजाब का आदमी, जिस दिन गुजरात का आदमी, जिस दिन आके काम करेगा, उस दिन मैं समझूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलोगे जय जय बिहार। रेडी? बोलूं जय बिहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। हमारे जो वॉलंटियर हैं उनको बोलूंगा कि जो भी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं उनको बैठे हुए सीट पे नाश्ता सर्व करें और आप लोग नाश्ता लेकर के जाएं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, खड़े होकर जाएंगे तो इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो प्लीज बैठे रहिए।